नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जीवन पर हृदय रोगों का जो खतरा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। सडन हार्ट अटैक के केसेस भी आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम लोगों को शिक्षित करें, सचेत करें। आंकड़े भी यही बताते हैं। भारतीय पश्चिम देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बता सके कि बचाव कैसे मुमकिन है, उपचार विकल्प क्या है। इसी के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो की शुरुआत 2018 में की गई। लाखों भारतीयों ने इस अभियान को सराहा, हजारों लोग इस अभियान के साथ जुड़े और इसे ही देखते हुए हर रविवार दोपहर टीवी पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में देश भर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, उनसे हृदय रोग संबंधित जानकारी साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट जुड़े हैं। भोपाल स्टूडियो में उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पंकज मनोरिया, हमारे साथ है डॉक्टर अमजद अली, डॉक्टर गौरव खंडेलवाल और डॉक्टर स्वप्निल करते। आप सभी डॉक्टर का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में। बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर पंकज मनोरिया आपसे ही मैं करना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं हृदय रोग की और ऐसे में हम जानते हैं कई ऐसे लोग हैं जो दिखने में फिट दिखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब बात होती है सडन हार्ट अटैक की तो ये केसेस उनमें भी देखने को मिल रहे हैं। एक डॉक्टर के नाते आपकी इस पर क्या राय है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आम लोगों में एक बहुत बड़ी धारणा है या मिथ है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं, ऊपर से आपके अपना 6 एब्स बना लिए, डोले छोले बना लिए, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको हार्ट अटैक आएगा कि नहीं यह आपकी फिजिकल फिटनेस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस पे डिपेंड करता है। मतलब कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस से मेरा मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, आपको और बाकी और रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। अगर ये रिस्क फैक्टर्स आपको रहते हैं, शुगर बढ़ी रहती है, आपकी बीपी बढ़ा रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट प्रॉब्लम की, तो आपके ऊपर से कितने ही फिजिकली फिट हो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर सपोज कि आपने एक कार है आपके पास, आपने ऊपर से कार की डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से कर दी, चमका के रखा है उसको, लेकिन अंदर से इंजन की सर्विसिंग नहीं हुई, तो कभी भी गाड़ी रुक सकती है, ऊपर से कितनी अच्छी चमचमाती दिखे। तो ऐसा ही होता है, ऊपर से आपका फिजिकली फिट आप कितने ही हो, लेकिन अंदर से आपकी कार्डियो मेटाबॉलिक फिटनेस नहीं है, तो फिजिकली फिटनेस किसी काम की नहीं होती। डॉक्टर अमजद अली, आपसे मेरा दूसरा सवाल रहेगा और सवाल ये है डॉक्टर कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, लक्षण क्या है, मेडिसिन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, हार्ट अटैक के केस में भी पेन होता है चेस्ट में, गैस्ट्रिक ट्रबल में भी चेस्ट पेन होता है, तो इसमें किस तरह से हम फर्क कर सकते हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर का जो कॉमन कारण है वो तो यूजुअली कहते हैं कि कोई मुख्य कारण नहीं होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। 90 to 95% पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसमें कोई वजह नहीं होती, वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है। हाँ, लाइफस्टाइल जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पेशेंट में ज़्यादा चलने की कमी है, या फिर स्मोकिंग करता है पेशेंट, या नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें होती हैं जो एक ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देती हैं। हाँ, 5 से 10% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ वजह होती हैं जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। ये वजह ज़्यादातर किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों से रिलेटेड होती हैं, या तो किडनी में कोई खराबी है, या फिर किडनी की जो ब्लड की सप्लाई वाली नली होती है उसमें कोई सिकुड़न है या उसमें कोई रुकावट है, तो वो भी हाई ब्लड प्रेशर करा सकती है। कुछ हार्मोनल कारण होते हैं जिसकी वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम, स्टेरॉइड्स हार्मोन जो कई बार इम्बैलेंस होते हैं उससे भी होता है, थायराइड की डिसीज में भी हाई ब्लड प्रेशर मिल सकता है। तो ये तो हुए कुछ कारण। लक्षण ज़्यादातर कहने मैं कहूँगा कि एक साइलेंट डिसीज है, साइलेंट किलर बोलते हैं। कोई मुख्य लक्षण ब्लड प्रेशर का नहीं होता है। कुछ मरीजों में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उनको सिर में दर्द हो सकता है, थोड़ा सा नींद में कमी हो सकती है, या फिर हो सकता है कभी कभी नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है, पिच टेक्सिस बोलते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के होते हैं। इसके अलावा जो साइलेंट है ये डिसीज, इसलिए ये धीरे धीरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करती है,
और उन ऑर्गन्स के डैमेज होने के लक्षण हो सकते हैं। जैसे हार्ट को डैमेज करेगी तो एंजाइना या हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी पे डैमेज होगा तो किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण ब्लड प्रेशर कर सकता है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि जो पेट की बीमारियां हैं उसमें भी जलन होती है और हार्ट अटैक होता है उसमें भी जलन कई बार होती है। तो अगर सीने में जलन है वो इतनी ज़्यादा तेज है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और उसके साथ में अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, भारीपन लगता है सीने में और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि ये हार्ट अटैक का लक्षण हो। तो कोई भी जलन जो सीने में हो, इवन मैं कहूँगा कि पेट से भी हो, तो भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फौरन हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए। रुक करना चाहेंगे डॉक्टर गौरव खंडेलवाल का। डॉक्टर, आपसे यही जानना चाहेंगे हार्ट ब्लॉकेज के क्या लक्षण हैं और ब्लॉक्ड आर्टरीज का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्या परीक्षण है उसके लिए, कैसे पता करें कि हमारा हार्ट जो है ये स्वस्थ है या नहीं? हार्ट ब्लॉकेज जनरली, जैसा सर ने बताया, मनोरिया सर ने बताया कि रिस्क फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हाई शुगर हो गया, अगर आपकी फैमिली में हार्ट का डिसीज़ है, अगर स्ट्रेस है, मोटापा है, तो इन सब के कारण धीरे धीरे आपकी बॉडी में, ब्लड में कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्टअप होते हैं जो जमा होते हैं हार्ट की नसों में और ब्लॉकेजेस करते हैं। और उनके लक्षण अक्सर, अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है तो अंजाइना के रूप में होते हैं, जो कि अक्सर चलने पे आपको मैनिफेस्ट होते हैं या भारी काम करते हैं तब छाती में कुछ दबाव, जलन सा महसूस होता है। कभी कभार एकदम से अगर नस बंद हो जाए तो उसमें अटैक जैसे लक्षण आते हैं। बिल्कुल। तो ये वो क्या कोई नियमित टेस्ट भी है जिससे पता कर सके हम कि ये हुआ है या डायग्नोस हो सके? हाँ, तो जिन लोगों को क्रॉनिक, यानी कि अगर चलते हैं तो तकलीफ होती है, एक्सर्ट करते हैं तो तकलीफ होती है, उनके लिए सबसे बेसिक टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसके अंदर पेशेंट को हम दौड़ाते हैं और उस वक्त उनका ईसीजी निकालते हैं। और उसमें अगर कुछ हमको पॉजिटिव साइंस मिलते हैं तो आगे फर्दर टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, जो कि कभी कभी एंजियोग्राफी का टेस्ट होता है, या अगर हमको कम पॉजिटिव लगता है तो कई बार हम सीटी स्कैन से एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। अगर मरीज अटैक की अवस्था में ही आ रहा है, छाती दर्द के साथ ही आ रहा है, तो सबसे पहले ईसीजी से उसकी पुष्टि होती है और उसमें अगर अटैक के लक्षण दिखते हैं तो फिर सीधे पेशेंट को एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं, जिससे कि क्लियरली पता लगता है कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है और फिर उसका आगे वैसा इलाज होता है। डॉक्टर स्वप्निल गते, आपसे अगला सवाल है। सवाल यही है कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो हम उसे किस तरह से तुरंत, कौन सा ऐसा उपचार है जो उपलब्ध करा सकते हैं, और साथ ही साथ हार्ट अटैक आने से पहले क्या हमारा बॉडी कोई सिग्नल देता है हमें? जो हार्ट अटैक के संकेत होते हैं पहले से, वो दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक होते हैं टिपिकल, एक होते हैं एटिपिकल। टिपिकल में तो जो हम सुनते आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में सीने में दर्द और लेफ्ट आर्म में उसका रेडिएशन। इसके अलावा दोनों कंधों में दर्द होना, राइट साइड में दर्द होना, उल्टी होना, घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब कुछ एटिपिकल लक्षण भी हार्ट अटैक के हो सकते हैं। कभी कभी इन्हीं मरीजों को पिछले कुछ महीनों से, 1, 2, 3 महीनों से सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने की तकलीफ या सीने में दर्द, पैदल चलने में सांस फूलने की तकलीफ या सीने में दर्द, और कोई भी सामान उठा के कोई कार्य करने में ये तकलीफें आ सकती हैं। तो ये हो गए लक्षण। अब बात है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसका क्या किया जाए। तो इस ट्रीटमेंट को भी हम 3 भागों में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक आप घर पे क्या कर सकते हो और एक आप हॉस्पिटल पहुंच के क्या करवा सकते हैं। तो घर पे हम इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? तो घर पे एस्पिरिन की जो 325 मिलीग्राम की गोली आती है वो हमको ले लेनी है। अगर डाउट है तो भी ये गोली खा लेनी चाहिए, कम से कम अगर कोई हार्ट अटैक है तो उसकी लाइफ सेव हो जाएगी। दूसरा भाग होता है जो आप हॉस्पिटल पहुंच के ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसमें ईसीजी होती है, एको होता है और उसके बाद ट्रीटमेंट होता है। तो इस ट्रीटमेंट में 2 मुख्य भाग हैं। एक होता है दवाइयों से खून का थक्का जो जमा हो गया है और जिसने नस को 100% बंद कर दिया है, वो दवाई से खुल जाता है कुछ हद तक। और दूसरा ट्रीटमेंट का पार्ट होता है कि हम एंजियोग्राफी करके इसको स्थापित करें कि ये नस बंद है या कितने % का ब्लॉक है, और फिर उसके आगे उसको बलून करके उसमें स्टेंट डाला जाए, जिसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। डॉक्टर पंकज मनोरिया, एक बार फिर आपका रुख हम करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कोई टेक्निकल एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, खासकर अगर हार्ट डिजीजेस की हम बात करें, कौन से ऐसे एडवांसमेंट्स हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट चल रहे हैं, तरक्की हो रही है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ का डायग्नोसिस हो, या इन्वेस्टिगेशन हो, या ट्रीटमेंट हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी नई नई लेटेस्ट दवाइयाँ आ रही हैं जो कि हार्ट की जो पंपिंग कमज़ोर होती है उनको इम्प्रूव करती हैं। पहले के ज़माने में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते थे
वो ज़्यादा देर तक उनको जीवित नहीं रह पाते थे, क्योंकि वो हार्ट डिजीज प्रोग्रेस होती थी उनकी। लेकिन अब ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेटेस्ट आ गई हैं जिससे कि वो उनको हॉल्ट कर सकते हैं प्रोग्रेशन, उनकी पंपिंग जो कमज़ोर हो गई है उसको वापस कर सकते हैं। ऐसी एडवांसमेंट हार्ट के डायग्नोसिस में भी हो रहा है। एंजियोप्लास्टी की टेक्निक्स एडवांस हो रही हैं, स्टेंट्स बहुत थिन स्टेंट्स आ रहे हैं, बायो एब्जॉर्बल स्टेंट्स आ रहे हैं, जो कि स्टेंट्स लगाने के बाद 1 से 2 साल के अंदर वो घुल जाते हैं और जो आर्टिको जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है उसमें वापस रिस्टोर कर देते हैं। सर्जरी जिसमें भी एडवांसमेंट आ रहे हैं। पहले जो हम ज़माने में हम लोग जो एओर्टिक वाल्व होता था उसमें कि हम सर्जरी करके वाल्व को चेंज करते थे, अब वही काम, वही वाल्व रिप्लेसमेंट जो होता है सर्जरी ना करके, मतलब ओपन ना करके, हम ट्रांसक्यूटेनियस परक्यूटेनियस भी उसको जैसे एंजियोप्लास्टी करते हैं वैसे भी बिना चीर फाड़ के उस वाल्व को हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो काफ़ी कुछ एडवांसमेंट हो रहा है, चाहे वो डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो। और जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, हर एक चीज़ में एआई का रोल बढ़ता जा रहा है। जो भी नई मशीन्स आ रही हैं उसमें एआई फीचर्स होते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोग को डायग्नोसिस बनाने में। सेफ्टी फीचर्स काफ़ी ऐड हो गए हैं, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आते हैं, चाहे कैथ लैब हो। साथ ही साथ कई एआई जो टूल्स होते हैं जो पेशेंट्स के लिए भी कई बार हेल्पफुल हो जाते हैं। कई हेल्थ ऐप्स होते हैं, जैसा कि आप देखो एप्पल वॉच होती है, उसमें कई एआई फीचर्स होते हैं जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन का भी किसी को होता है, रिदम इरेगुलर होती है तो वो पकड़ के आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ भी पैरामीटर्स पेशेंट्स का चेंज होता है तो वो आपको पता लग जाता है वायरलेस के जरिए। तो काफ़ी एआई फीचर्स हर एक एस्पेक्ट्स में हो रहे हैं और जो कि काफ़ी यूजफुल होंगे आने वाले भविष्य में। डॉक्टर अमजद अली, आपसे मेरा अगला सवाल है और सवाल यही है कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ये तीनों क्या है, किस तरह से इन्हें हम समझें, और साथ ही साथ जो एंजियोग्राफी करवाते हैं क्या उन्हें एंजियोप्लास्टी भी करनी ही पड़ती है? जी, ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, खासतौर से दूसरा सवाल कि अगर एंजियोग्राफी की ज़रूरत है तो एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ती है। इसका जवाब मैं दूंगा आगे। तो एंजियोग्राफी एक जांच है जिससे कि हृदय की नसों में रुकावट का पता चलता है। उससे हमें ये पता चलता है कि हृदय की कितनी नसों में रुकावट है और अगर है तो कितने प्रतिशत की रुकावट है, क्योंकि आगे का इलाज या आगे का मैनेजमेंट उसी पर डिपेंड करता है। एंजियोग्राफी 2 तरह से की जा सकती है, या तो हाथ की कलाई की नस से की जा सकती है या पैर की नस से की जा सकती है। एक पतली सी कैथेटर, रबड़ की कैथेटर नुमा ट्यूब आती है, इसको अंदर डाल करके हार्ट की नसों को एक्सरे मशीन के द्वारा उसके वीडियो बना लिया जाता है। तो ये एक एंजियोग्राफी जांच होती है। एंजियोप्लास्टी इसी जांच के आगे का पार्ट होता है कि अगर ब्लॉकेजेस काफ़ी ज़्यादा टाइट है, पेशेंट को सिम्टम्स भी हैं, साथ में तकलीफ भी होती है, तो उस ब्लॉकेजेस को बलून के द्वारा खोल करके स्टेंट लगाने को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। तीसरा जो है बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं बोलूंगा, ओपन चेस्ट सर्जरी होती है और इसमें क्या करते हैं कि जब ब्लॉकेजेस है उसको बाईपास कर देते हैं। एक पैर की नस को या फिर हाथ की कलाई की नस को लेकर के एक नस को पहले ऊपर जो मुख्य धमनी होती है वहां से कनेक्ट किया जाता है और उसके नीचे वाले पार्ट को, जहां पर भी ब्लॉकेज जिस नस में होता है उसके नीचे कलेक्ट करके एक तरह से बाईपास रोड क्रिएट की जाती है, जिससे कि उस ब्लॉकेजेस को बाईपास किया जा सकता है। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि एंजियोग्राफी अगर कराई जाती है तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी करानी ही पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल एक मिथ है। अगर ब्लॉकेजेस 70% के नीचे का है तो हम उनको दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ब्लॉकेजेस 70 to 80% के ऊपर है और वेसल में स्टेंट लगाया जा सकता है तो जरूर एंजियोप्लास्टी की जा सकती है ऐसे पेशेंट्स की। डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, अगले सवाल के साथ हम आपके पास आना चाहते हैं और सवाल यही है कि पेसमेकर की जरूरत कब पड़ती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार क्या होते हैं पेसमेकर के? पेसमेकर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हार्ट की गति को कंट्रोल कर सकता है जब ज़रूरत हो। तो ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें हार्ट की जो गति है वह कम या ज़्यादा हो सकती है, स्पेशली ऐसी बीमारियां जिनमें हार्ट की गति बिल्कुल जो इम्पल्स बनती है हार्ट में वह कभी कभी बहुत ही धीमे रूप से बनती है, या फिर जैसे उसको इम्पल्स को आगे हार्ट को पंप कराना चाहिए वैसे नहीं करा पाती, कुछ ब्लॉक्स उसमें आते हैं। तो ऐसे में एक पेसमेकर एक छोटा सा माचिस की डिब्बी साइज का एक डिवाइस होता है जो कि चेस्ट की चमड़ी में डालते हैं और वहां से तार दिल तक जाता है और फिर वह डिवाइस जो है तारों के द्वारा हार्ट की पल्स को कंट्रोल कर सकता है। अब इसमें 1-2 प्रकार के डिवाइसेस होते हैं, कुछ बहुत सिंपल होते हैं जो कि एक सिंगल लीड वाले होते हैं, कुछ थोड़े बेटर होते हैं जो कि डबल लीड वाले होते हैं, जो कि हार्ट के छोटे हिस्से यानी एट्रियम और बड़े हिस्से यानी वेंट्रिकल दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में इंपल्स प्रदान करते हैं। कुछ पेसमेकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि
हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसे हम CRT-P या CRT-D बोलते हैं। जब हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, ऐसे में कुछ केसेस में इस तरह के पेसमेकर हार्ट की पंपिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पेसमेकर्स ऐसे भी होते हैं जो कि जरूरत पड़ने पर मरीज की लाइफ को सेव कर सकते हैं। कुछ हार्ट की कंडीशंस के अंदर हार्ट कभी कभी अनियंत्रित गति से धड़कता है और उस वक्त पेशेंट की लाइफ जो है बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है, सीरियस हो सकती है। तो ऐसे में इस तरह के पेसमेकर, जिन्हें AICD बोलते हैं, वे मरीज को शॉक देकर उस वक्त मरीज की लाइफ सेव कर सकते हैं। डॉक्टर स्वप्निल गर्दे, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब भी हम हार्ट डिजीज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें स्लीप साइकिल, डाइट, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और साथ ही साथ क्या कोई ऐसा फूड आइटम है जो हमारे हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है या फायदेमंद हो सकता है? जी, किसी भी बीमारी का मैनेजमेंट एक बंद मुट्ठी की जैसा होता है। अब मुट्ठी बंद होने के लिए पांचों उंगलियों को और अंगूठे को साथ में आना होता है। वैसे ही ये डाइट मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सब इन दो उंगलियों के जैसा है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो हमको हमेशा डाइट कॉन्शियस रहना चाहिए। जब भी हम हार्ट से रिलेटेड कोई डाइट ले रहे हैं, हमको कैलोरीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हाई एनर्जी फ्रूट्स, डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स, इनको अवॉइड करना होगा। अब बात रही लाइफस्टाइल की, हम जैसे अपना बैंक बैलेंस मैनेज करने के लिए एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करते हुए चलते हैं, वैसे ही हम जो खा रहे हैं उस हिसाब से हमको एक्सपेंडिचर करना चाहिए। एक्सरसाइज के वो फॉर्मेट्स होने चाहिए। तो ये इसको ऐसे बैलेंस करते हुए चलेंगे तो एक बहुत बेहतर जिंदगी हमारी हो सकती है एज फार एज हार्ट डिजीजेज आर कंसर्न। अब अगर हम ऐसे सेलेक्टेड आइटम्स की बात करें जो नुकसान देते हैं या जो फायदे कराते हैं, ऐसा कोई फूड आइटम पर्टिकुलर नहीं है कि आप इसको खा लेंगे और ये आपको एक फुल प्रूफ आपको एक हेल्दी हार्ट दे देगा। बस यही है कि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड वे में लेने हैं। जब भी हम अपनी एक थाली बनाते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स और डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर कैल्शियम, ये हमको एक बैलेंस वे में लेने से हमारा हार्ट एक हेल्दी रूप में रह सकता है। बहुत अच्छी बातचीत यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स के साथ हो रही है, लेकिन कार्यक्रम को कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। डॉक्टर पंकज मनोरिया, आपसे हम शुरू करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं एक सिंपल फार्मूला बताना चाहूँगा जो कि आप आसानी से अपने लाइफ में उसको शामिल कर सकते हैं हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए। यह फार्मूला है फार्मूला नंबर 6S। मतलब ये जो 6S से शुरू होने वाली चीज़ें हैं उनको आप नो बोलिए, उनसे दूरी बनाए रखिए, तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। पहला है शुगर, शुगर से दूरी रखिए, से नो टू एस शुगर। दूसरा सॉल्ट, तीसरा स्मोकिंग, चौथा सैचुरेटेड फैट्स, पांचवा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और छठा स्ट्रेस। तो ये 6S से शुरू होने वाली चीज़ों को अगर हम दूर नो बोलते हैं, इनसे दूरी बनाए रखते हैं, तो आपका हार्ट काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेगा। तो से नो टू 6S फॉर अ हेल्दी हार्ट। डॉक्टर अमजद अली, आप भी कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? ये कहना चाहूँगा, ऑलवेज रिस्पेक्ट द चेस्ट पेन। अगर सीने में दर्द हो रहा है तो आप उसको निगलेक्ट मत करिए। अपने निकटतम फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से बिल्कुल आपको ओपिनियन लेना चाहिए। ECG एक ऐसा टेस्ट है जो हर जगह अवेलेबल है, छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल है। तो ECG टेस्ट से ही मेजर हार्ट अटैक का पता चल जाता है। तो अगर आपको सीने में दर्द है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक ECG टेस्ट जरूर कराएं। डॉक्टर गौरव खंडेलवाल, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से आपकी लाइफ में अलग अलग गोल रहते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को एक टॉप प्रायोरिटी गोल बनाइए। अगर आप अपने हार्ट का केयर करेंगे तो हार्ट आपकी केयर करेगा। आप क्या खा रहे हैं और कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब पे आपकी ओवरऑल हेल्थ निर्भर करती है। तो उसके लिए कॉन्शियस रहिए और उसके लिए डेली एफर्ट्स करिए। डॉक्टर स्वप्निल गर्दे, आपकी क्या राय है? आप क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये रोज़ की हमारी चर्चा होती है कि हमको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या नहीं करनी है। तो पैदल चलना एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, इसको एरोबिक एक्सरसाइज में मानते हैं। लेकिन हमको होलिस्टिक अप्रोच लेना है बॉडी के लिए। सिर्फ पैदल चलने से सब कुछ ठीक रहेगा ऐसा नहीं है। हमको साथ में जो लोग कर सकते हैं, जिनके जॉइंट्स ठीक हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जिसको एनारोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस का मिश्रण होना चाहिए। और पैदल चलना सिर्फ अकेली एरोबिक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें जॉगिंग भी आती है, इसमें स्विमिंग भी आती है, इसमें रनिंग भी आती है, इसमें बॉडी मूवमेंट को, बॉडी को लेके जो मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस होती है वो भी आती हैं। सो सिर्फ पैदल चलना, योगा, दे आर इम्पॉर्टेंट,
but they are not complete. So we have to look for the complete options of exercise. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं और मैं लगभग 15 साल से अपने मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में हृदय रोग के मरीज़ देख रहा हूं। आज मैं आप सबको एक कविता के माध्यम से अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रखें यह बताना चाहूँगा। तो अर्ज़ किया है कि 2 फेफड़े, 2 गुर्दे, 2 आँखें और दिल बेचारा एक, इसका ख्याल करके तो देख। छोड़ दे बीड़ी सिगरेट का नशा, कर देगी खराब ये दिल की दशा। थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा वजन घटा लो, अपने ही दिल पे थोड़ा तरस तो खा लो। फास्ट फूड और फैट को कम करो प्यारों, वेजिटेबल और फ्रूट से जुड़ो ज़्यादा यारों। शुगर और बीपी का तुम रखो कंट्रोल और बढ़ने ना दो अपना कोलेस्ट्रॉल। सो इन सब बातों का जो रखे ख्याल, उसका दिल रहे जवान सालों साल सालों साल। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली है। मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में। मैं हमारे दर्शकों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नो योर नंबर्स, आप अपने नंबर्स को याद रखिए। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर, अपने एटीएम पिन के नंबर्स याद रखते हैं, उसी तरह से आप अपने ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का नंबर याद रखिए और इन सारे नंबर्स को जो नॉर्मल लिमिट है उस लिमिट में रखने की कोशिश करिए। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर गौरव खंडेलवाल हूं। मैं अपोलो सेज हॉस्पिटल में सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं। तो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा बहुत छोटे छोटे स्टेप्स जो हम ध्यान रखें, जिससे कि हम एक बहुत ही स्वस्थ और निश्चिंत जीवन की ओर मूव कर सकें। सबसे पहला, खाने में शुगर जितना हो सके इसे बंद कर दें, मीठा खाना बंद करें। नमक की हम बात करें, 24 घंटे के अंदर हमें 1 चम्मच से कम नमक का सेवन करना है। अगर हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आधी चम्मच से कम नमक का सेवन करना है। अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल त्याग करें। ये वर्स्ट रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों के लिए। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो मुश्किल से आप 3 से 4 मिनट निकाल सकते हैं, जिसमें आप विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑल्दो ये एडवाइस्ड है कि 20 से 25 मिनट हमें डेली एक्सरसाइज करना है। अगर वह नहीं निकल रहा है तो जंपिंग, रनिंग टाइप के आप 3 से 4 मिनट विगरस एक्सरसाइज करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसपे हम ध्यान दें और हम एक बेटर शेप और बेटर हार्ट के लिए अग्रसर हों। थैंक यू। हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल क्या है और किस तरह से हम हृदय रोग से अपना बचाव कर सकते हैं, उपचार विकल्प क्या है, इस पर बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स ने साझा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और दर्शकों से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमें मिली है हम उसका पालन करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर लॉगिन जरूर करें। आप इस अभियान के साथ जुड़ भी सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके। लॉगिन करना ना भूलें। धन्यवाद।